Hello people, welcome to the channel VV Knowledge of Law. And sorry, I have been a little busy, so I was not able to put any video on this channel. And thank you for being patient enough. And our today's topic is Hindu marriage, nature and concept of Hindu marriage. तो आज हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैरिज क्या होती है और मैरिज का क्या पर्पस होता है और क्या नेचर है हिंदूज़ में मैरिज का। अगर हम बात करें तो इन एंशियंट टाइम जब हिंदू मैरिज का कंसेप्ट शुरू हुआ था तो हम मानते थे कि मैरिज जो है वो एक सेक्रामेंट है, एक पवित्र बंधन है, अ यूनियन जो कि अनडिसोल्यूबल है, जिसको कि हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज़ द यूनियन ऑफ फ्लैश विद फ्लैश एंड बोन विद बोन। तो ये इस तरीके का बंधन माना जाता था जो कि दूसरे आपके जन्म तक आप कैरी करोगे, दूसरे वर्ल्ड तक आप कैरी करोगे। तो इट इज़ लाइक ऑफ इनसेपरेबल थिंग कि अगर किसी ने शादी की है तो वो हमेशा साथ रहेंगे और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और मैरिज इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि अगर आपको कोई भी सैक्रामेंटल फंक्शन परफॉर्म करना है, किसी भी तरीके की पूजा अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके साथ आपका पार्टनर नहीं है। बिकॉज इन एंशिएंट टाइम दैट मेल इज़ हमेशा एक मेल को अधूरा माना जाता था, उसे अर्ध कहा जाता था क्योंकि जो उसकी पत्नी है उसको अर्धांगिनी कहा गया है। तो जब तक ये दोनों शादी के बंधन में नहीं बनते तब तक कोई भी अच्छा काम, अच्छा कर्म जो कि मेल करता है या फीमेल अकेले करती है तो उसका पूरा फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा पहले माना जाता था। और मोक्ष के अटेनमेंट के लिए भी जो 4 आश्रम माने गए हैं, उन 4 आश्रम में से गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है जिसको आपको पार करना ही पड़ता है, तभी आप मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं। ऐसा मैरिज के लिए माना जाता था पहले, अभी भी माना जाता है। हमारे जो वेद पुराण हैं वो इस बारे में अभी भी यही बात करते हैं। और अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। और पुत्र प्राप्ति करना ताकि वो बाद में आपका पिंडदान कर सके, और वंश बढ़ाने के लिए भी मैरिज जो है वो की जाती है। अब जो मैरिज है, क्योंकि पहले मैरिज का कंसेप्ट कुछ और था, पहले जब मैरिज होती थी तो वो इंडिसोल्यूबल होती थी, तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब क्या है कि जो मैट्रिमोनी का इंस्टीट्यूशन है, जो शादी है, अब वो सिर्फ एक सैक्रामेंट नहीं रह गई है। मतलब ये सिर्फ एक पवित्र बंधन नहीं है, अब ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो अब अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें अगर हम चाहें तो हम अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकते हैं अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर, जो कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अब सिर्फ एक ये सैक्रामेंट नहीं रहा है, एक सोशल लीगल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नहीं रह गया है, अब इसमें काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंक्लूड होती हैं। अब ये लीगल भी है, ये सोशल भी है, ये सैक्रामेंट भी है और ये डिसॉल्वेबल भी है। ठीक है। तो मैरिज की वजह से और क्या क्या होता है? मैरिज की वजह से आपकी किनशिप क्रिएट होती है, यानी वंश चलता है, और चेंजेस ऑफ गोत्रास भी होते हैं। मतलब जो लेडी मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों में, हिंदुओं में ऐसा होता है कि पहले गोत्रास जो हैं वो मैच किए जाते हैं। अगर गोत्रास मैच होते हैं तभी शादी, मैच होते हैं तो शादी नहीं होती, अगर मैच नहीं होते तभी शादी होती है। तो चेंज ऑफ गोत्रा इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज, कि जब एक लेडी शादी करके किसी के घर जाती है, मतलब किसी मेल पर्सन के घर जाती है, तो जो भी उनका बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का जो गोत्र है वो गोत्र अपने फादर का गोत्र बोरो करता है। लेकिन जब भी उसकी शादी के लिए हम कोई भी मतलब आगे लड़की या पत्नी ढूंढते हैं तो वो हमेशा जो है उसकी माँ का और उसके पिता का, दोनों का गोत्र मैच करते हैं। अगर उनमें से कोई भी गोत्र मैच होता है तो फिर उस केस में उस लड़के की शादी उससे नहीं की जाती है।
एंड आफ्टर HMA एज आई टोल्ड यू कि जैसे HMA आने के बाद जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद ये सिचुएशन सेम नहीं रही है। कुछ फॉर्म ऑफ मैरिज भी है जो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम की फॉर्म ऑफ मैरिज होती है। मैरिज का इंस्टीट्यूशन जब से इवॉल्व हुआ है तब से दो टाइप के मैरिज फॉर्म्स को हमने मतलब डिवाइड किया है। एक है अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज और एक है अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में है ब्रह्मा, देवा, अर्षा और प्रजापत्या, और अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में है असुरा, गंधर्वा, राक्षसा और पिशाचा। अब इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि जो हमारी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज होती हैं उसमें मतलब गिफ्ट्स होते हैं वो गिफ्ट्स कम से कम एक्सचेंज किए जाते हैं, और अनअप्रूव्ड फॉर्म में गिफ्ट्स ज़्यादा एक्सचेंज किए जाते हैं और कंसेंट का काफ़ी कम रोल होता है। अगर हम देखें तो ब्रह्मा जो हमारी मैरिज होती है, ब्रह्म मैरिज के अंदर किसी तरीके का कोई भी गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज नहीं किया जाता है। इसमें जो ग्रूम साइड होती है, ग्रूम साइड एक काफ़ी रिनाउंड इंटेलिजेंट पर्सन होता है जो कि लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए चुनता है और उसको वो इनवाइट करता है कि आओ तुम और मेरी बेटी से शादी कर लो। तो दोनों ही तरफ से कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। जो ये सबसे मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है। देव मैरिज में क्या होता है, जो लड़की का पिता होता है उसने किसी तरीके की बेनिफिट ली होती है लड़के से, जैसे कि उसके किसी दान पुण्य के काम में उस लड़के ने पुरोहितगिरी की हो या पुजारी रहा हो वो, या उसने कुछ इस तरीके का बेनिफिट मतलब रिलीजियस बेनिफिट कोई होता है जो कि लड़की के पिता ने लड़के से लिया होता है, और उसी के लिए वो उसको अपनी लड़की मतलब कन्यादान करता है कि आप मेरी लड़की से शादी कर सकते हो। अर्श फॉर्म ऑफ मैरिज में जनरली 2 गायें या 2 बैल या फिर 1 गाय 1 बैल और मतलब कुछ एनिमल्स जो है वो एज अ गिफ्ट एज अ टोकन दिए जाते हैं इस मैरिज में। जो लड़का है वो लड़की के पिता को देता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और शादी के टाइम पे ये चीज़ दी जाती है। प्रजापत्या में आप कोई भी मतलब गिफ्ट अपनी मर्जी से अपनी बेटी उसको दे सकते हो, अपने इन लॉज को दे सकते हो शादी के टाइम। अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में असुरा में क्या होता है, असुरा में जो है काफ़ी जितना भी लड़का कर सकता है अपनी हैसियत के अनुसार वो लड़की के पिता को गिफ्ट देता है, और उसी गिफ्ट के बेसिस पे जो है वो शादी होती है। गंधर्वा में जो फैमिली है मतलब जिसे लव मैरिज कहा जाता है, फैमिली की कंसेंट जो है वो ज़्यादा नहीं ली जाती और वो अग्री भी नहीं करते हैं उस शादी के लिए, लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। राक्षसा में क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो कुछ प्रॉपर मतलब बता करके कि मुझे इतना धन चाहिए या इतनी ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके एवज में वो अपनी लड़की जो है उसका कन्यादान करता है और उसकी शादी करवा देता है। और पिशाचा में जो लड़की है उसको किडनैप कर लिया जाता है अगेंस्ट हर कंसेंट एंड विश, जो लड़का है वो उससे शादी करता है। तो ये जो हमारी हैं फॉर्म ऑफ मैरिजेज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और अनअप्रूव्ड हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। ये जो एक्ट है ये कब इन्फोर्स हुआ था? ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था 18 मई 1955 को। और इसका क्या पर्पज़ है? किसी भी एक्ट के पर्पज़ को समझने के लिए हमें उसका प्रियम्बल देखना होता है, और इसके प्रियम्बल के हिसाब से ये क्या करना चाहता है, ये अमेंड करना चाहता है। अमेंड करना मतलब चेंज करना। पहले हिंदू मैरिज का जो कंसेप्ट था, जो रूल्स थे हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग, उसको इस एक्ट ने चेंज किया है टू कोडिफाई। कोडिफाई करने का मतलब है इकट्ठा करना, एक कोड में कन्वर्ट करना। मतलब हिंदू मैरिज से रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशंस होगा वो सब आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिल जाएगा, आपको कहीं और उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कोडिफाइड लॉ है। जैसे कि मोहम्मडन्स में मैरिज से रिलेटेड जो लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है। देयर पर्सनल लॉ इज़ नाउ ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कुरान। तो हम भी वेदों को काफ़ी मानते हैं, दे आर सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन हमारे लिए हिंदू मैरिज एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है। अब तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी लॉ है उसका चेंज करना या फिर उसको कोडिफाई करना
यही इस एक्ट का काम है। और ये जो हमारा एक्ट है ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट है। हमें मैरिज से रिलेटेड रूल्स को पढ़ने के लिए किसी और एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट और डायनामिक चेंजेस जो हैं वो लाए हैं। किस तरीके के चेंजेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे बड़ा चेंज है जो ये लेकर के आया है, क्योंकि पहले क्या था कि लोग ज़्यादातर अपने कास्ट के अंदर ही मैरिज करवाना अच्छा समझते थे। तो इंटरकास्ट मैरिज भी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू मैरिज एक्ट का। मोनोगैमी, इससे पहले पॉलीगैमी एक्सरसाइज की जाती थी। जो मेल था उसको अलाउड था कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता था, लेकिन अब सेक्शन 5 की कंडीशन के हिसाब से मोनोगैमी जो है वो परमिटेबल है। एक पर्सन जो है वो एक ही शादी कर सकता है। और बाइगेमी जो है वो पनिशेबल है। अगर एक से ज़्यादा शादी करता है एक पर्सन या एक लेडी तो वो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। और कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज जो है वो HMA ने ही बताई हैं। इससे पहले वैलिड हिंदू मैरिज की कोई ऐसी एज सच कंडीशंस नहीं थी। ये कंडीशंस जो हैं हर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली डिफ़र करती थी। और मतलब सब लोगों के अपने, हर सोसाइटी के अपने अपने रूल्स थे। लेकिन जब से ये कंडीशंस आई हैं तो ये कॉमन बेसिस हो गया है कि वैलिड हिंदू मैरिज के लिए ये कंडीशंस जो हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। और मैट्रिमोनियल रिलीव्स के लिए भी एक अच्छा, मतलब अगर मेंटेनेंस किसी लेडी को नहीं मिल रही है तो उसके लिए उसके पास अब एक कोर्ट बता दिया गया है कि आप उस कोर्ट में जा कर के वो मैट्रिमोनियल रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन यू कैन ऑल्सो क्लेम। और आप अपना प्रॉपर्टी है अगर तो उस प्रॉपर्टी में अपना राइट भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो HMA ने प्रोवाइड की हैं। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अब अकॉर्डिंग टू HMA अगर कोई भी जो चाइल्ड है, चाहे वो वॉइड मैरिज से हुआ हो चाहे वो वॉइडेबल मैरिज से हुआ हो, दोनों को ही लेजिटिमेट माना गया है। एलिमनी के लिए भी प्रोविज़न दिया गया है। अगर आप चाहें तो परमानेंट एलिमनी भी ले सकते हैं और चाहे तो एलिमनी मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दो पार्टीज़ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एक्चुअली इंजॉयड इट एंड आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।